अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। आज हम लोग सिर्फ एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं ये तो आपको भी पता होगा कि जो भी हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। वो एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है कि जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अकर हुआ है, अब वो बैक्टीरिया अंदर जाके क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ता जाता है इन्फेक्शन कोज होता जाएगा। अब इस ड्रग ने करना क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है या तो वो ये इसको किल कर देगा, मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर देगा, या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो ये दो काम जो है वो ड्रग्स का जो है वो एंटीबायोटिक्स ने करना होता है। अच्छा, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग माइक्रोब से प्रोड्यूस करते हैं या डिराइव करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स में कौन से आते हैं? जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है। इनसे ही हम लोग जो है वो ये केमिकल्स बनाते हैं और इनके अगेंस्ट ही बनाते हैं अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन कोज कर देते हैं तो। ठीक है, अब हमारे पास दो इसकी टाइप्स आती हैं। एक है हमारे पास बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स और दूसरा आता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले है बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जिन्होंने क्या करना होता है, बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देना, सारे बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दूसरी आती है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये स्टैटिक से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना। ठीक है, किसी एक पोजीशन में रुक जाना, स्टैटिक हो जाना। तो इसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स ने क्या करना होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। जब पेपर में ये आते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आता है ना, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, या एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में किलिंग होती थी और किस में स्टॉप होती थी ग्रोथ। तो स्टैटिक से ही आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है रुकना। तो यानी कि इसमें क्या होती है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो रोक दी जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तीन ग्रुप्स हैं होते हैं कॉमन ग्रुप्स जो है वो एंटीबायोटिक्स के, वो ये है। सबसे पहले आता है सेफेलोस्पोरिन्स। ये क्या करती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी जब सिंथेसिस होती है ये उसके साथ इंटरफेरेंस करते हैं, यानी कि उसकी सिंथेसिस होने नहीं देते बैक्टीरिया की सेल वॉल की। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है बैक्टीरिसिडल। जैसे ही बैक्टीरिसिडल क्यों है, वो इसलिए कि बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, अपने जो भी उसके अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं उसके लिए बैक्टीरिया की सेल वॉल बनना ज़रूरी है। लेकिन सेफेलोस्पोरिन्स क्या करती है, ये बैक्टीरियोस्टिसिडल होती है, इसी वजह से वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो वो क्या होगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रॉपर किलिंग जो है वो हो जाती है बैक्टीरिया की। इसमें हम लोग कौन सी डिजीज़ेस को ट्रीट करते हैं? इसमें आता है नमूनिया है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, यानी कि सांस वाली जितनी चीज़ें आ रही हैं ये इनको ट्रीट करता है। ठीक है, दूसरी हमारे पास दूसरा जो ग्रुप आता है एंटीबायोटिक्स का वो है टेट्रासाइक्लिन्स। ये क्या होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि इधर हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रोक दी जा रही है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है, ये वो वाली होती हैं जो ज़्यादा सारे बैक्टीरियाज की ये ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। इसमें कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं आता, ये इसमें वाइड रेंज आती है बैक्टीरिया की, डिफरेंट टाइप्स हो सकती है बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो ये उन सब के अगेंस्ट ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास होती है ना नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन्स क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसमें क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन्स क्या करती है, बैक्टीरिया ने जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है ये उसको इनहिबिट कर देता है। यानी कि जब प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की आगे फर्दर ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है,
तो इसमें हम लोग कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं? जो भी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आ जाते हैं, या हमारे पास इंटेस्टाइनल इश्यूज जो आ जाते हैं, हम इन टेट्रासाइक्लिन से इन सबको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये कौन से एज के लोगों को दिया जाता है? ये बच्चों को दिया जाता है जो 8 साल के बच्चे होते हैं, या फिर उस पीरियड में जब टूथ की डेवलपमेंट होती है, टीथ निकलते हैं, तो उस पीरियड में ये थोड़े से इन्फेक्शंस अगर हो जाए तो उस केस में टेट्रासाइक्लिन दी जाती हैं। तीसरा जो ग्रुप हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स का, वो है सल्फा ड्रग्स यानी सल्फोनामाइड्स। ठीक है, ये सिंथेटिक ड्रग एंटीबायोटिक्स होती है। सिंथेटिक ड्रग का क्या मतलब है? सिंथेटिक ड्रग एंटीबायोटिक्स इस लिहाज से ये होती है कि ये वाली जो ड्रग्स होती है, ये हम लोग सारी इसको जो प्रोडक्शन इसकी करनी होती है एंटीबायोटिक्स की, ये हम लोग लैब में करते हैं। यानी कि इसमें हम कोई भी नेचुरल सोर्सेस नहीं लेते। सारी जो ये ड्रग की जो प्रोडक्शन हो रही होती है, ये लैब्स में होती है, इसलिए ये सिंथेटिक ड्रग एंटीबायोटिक्स होती है। और ये कौन से ग्रुप से हम लोगों ने निकाली है? सल्फोनामाइड से निकाली है। ठीक है, और ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं, ये उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें किस चीज़ों का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसमें नमूनिया का कर सकते हैं, यूटीआईज का कर सकते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को भी हम लोग इसमें ट्रीट कर सकते हैं। अब आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? इसमें अब हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई भी हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं ना, तो वो हम लोगों ने इतनी मरतबा ले लिया कि बैक्टीरिया जो होगा ना, अब उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देगा, यानी कि उसको कोई असर ही नहीं होगा फिर बाद में। बेशक हम लोग वो एंटीबायोटिक लेंगे भी तो, क्योंकि वो अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन से वेज आते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं अपने अंदर? इसमें डिफरेंट रीजंस आती हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि हो सकता है कि बैक्टीरिया का जो अंदर का मैकेनिज्म है वो काम करना छोड़ गया है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिहाज से। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। दूसरा इस केस में आता है कि बैक्टीरिया कुछ इस तरह के जीन्स ट्रांसफ़र करना शुरू हो गया है, जिससे क्या होती है, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस उनके दरमियान डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो उन जीन्स की वजह से क्या होगा, जब दूसरे बैक्टीरिया भी वो जीन्स अपने अंदर लेंगे तो वो भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कॉज करते जाएंगे। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी ये है, एक और रीज़न ये भी आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बैक्टीरिया के अंदर, कि अगर कोई ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, और वो एंटीबायोटिक उसमें उसका कोई रोल है ही नहीं, तो उस केस में भी क्या होती है, बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है। ठीक है, तो जिस तरह की डिजीजेज होंगी उसके लिहाज से ही एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, वरना प्रॉपर फिर हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स की अगर हो गई है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है कि जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर होना शुरू हो गया, तो फिर बाद में उनको भी ट्रीट करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें ये आता है कि अगर कुछ हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, हो गए, हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए हैं, अब उनको ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ मज़ीद पावरफुल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट हो गया उसको किल किया जाए। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस इस तरह से भी होते हैं कि जिसमें हम लोग न्यू एंटीबायोटिक्स भी अगर लेंगे तो भी उससे उनको कोई असर नहीं होता। इसीलिए अगर कोई एंटीबायोटिक्स हम लोग अगर ले रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस ही कॉज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब मैं ये आपको बुक से पढ़ा देती हूँ।
यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो इसकी आपने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, कौन से इसकी 2 टाइप्स होती है, इनका डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये सारे ये सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, हर एक एंटीबायोटिक का क्या क्या रोल है, किस किस डिसीजेस में ये हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ जो होती है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेते हैं, और कुछ जो फ्यू बैक्टीरिया को अगर हम लोग ने ट्रीट करना है तो उसके लिए हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टडी किया, किस तरह से किस इसमें डिफरेंट वेज होते हैं, बैक्टीरिया किस तरह से रेजिस्टेंस कॉज करता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। अगर तो हम लोगों ने एक्सपायर्ड ड्रग्स ले लिए हैं, एक्सपायर्ड, वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो उससे हमारे किडनीज भी डैमेज हो सकते हैं। The sulfonamide group is also present in other medications that are not antibiotics, for example thiazide, diuretics, medicines for lowering blood pressure। अच्छा, सल्फोनामाइड्स जो है वो हमारे पास कुछ दूसरी मेडिकेशंस में भी प्रेजेंट होती है जो कि एंटीबायोटिक्स ना भी हों, जैसे कि यहाँ पे थायजाइड जो डायूरेटिक्स है, ये हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें भी सल्फोनामाइड प्रेजेंट होता है। When bacteria are exposed to the same antibiotics over and over, they can change and are no longer affected by the drug। वही बात है कि रेजिस्टेंस वो डेवलप कर लेते हैं। जब हम एक ही एंटीबायोटिक बार बार लेते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिहाज से। इसलिए हमें थोड़ा चेंज कर करके जो है वो एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी है। शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर एक जो हेडिंग है उसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह से होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।